ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया है कि अगर हमारे पास कोई लूप है और ये लूप मूविंग है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वहां पर इस लूप के अंदर ईएमएफ आएगा, लेकिन इस बार ईएमएफ के लिए मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ईएमएफ का मतलब होता है चार्जेस का सर्कुलेशन, और चार्जेस के सर्कुलेशन के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। लास्ट क्लास की कंप्लीट डिस्कशन इसी चीज पर बेस्ड थी कि इसी चीज पर बेस्ड थी कि ये ईएमएफ का सोर्स क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए, क्योंकि चार्जेस के ऊपर आइदर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ही एक्ट कर सकते हैं, तो अगर चार्जेस सर्कुलेट कर रहे हैं तो या तो सर्कुलेट कराने के लिए, ईएमएफ लाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैंने बोला था कि पहले केस में जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लूप मूविंग है, तो यहाँ पे वी क्रॉस बी, यहाँ पर वी क्रॉस बी फोर्स एक्ट करता है, और वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ लाने के लिए। और दूसरा एग्जांपल लिया था कि अब लूप मूविंग नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही वैरिंग है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर हम किसी और दूसरे ऑब्जर्वर के पास जाएंगे और दूसरा ऑब्जर्वर लूप के साथ साथ सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऐसा लगेगा इस दूसरे ऑब्जर्वर को कि लूप स्टेशनरी है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग है। तो जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं देखेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो रही है, तो क्या हुआ, फोर्स तो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ही एक्ट करता है ना। तो वी क्रॉस वी फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है चार्जेस को सर्कुलेट कराने के लिए। यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर ऐसा देखेगा कि बिल्कुल न्यू ओरिजिन की, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी चार्जेस को सर्कुलेट कराने के लिए और लूप के अंदर ईएमएफ लाने के लिए, ठीक है। किसी भी केस में हम लूप के अंदर ईएमएफ डिफाइन करते हैं, ये सब पहले बता चुका हूँ, इसको मैं बहुत ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ। लूप के अंदर ईएमएफ डिफाइन करते हैं कि यूनिट चार्ज को लूप के अराउंड सर्कुलेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ईएमएफ इंडिकेट करता है कि तुम्हारी लूप में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। कौन सा फोर्स होगा जो चार्जेस को सर्कुलेट करा रहा होगा, यानी सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होगा और करंट सेटअप करा रहा होगा। तो वो फोर्स इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्सेस ही हो सकते हैं। तो कंप्लीट ईएमएफ यूजिंग डेफिनेशन, ईएमएफ का मतलब होता है ई प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तुम कंप्लीट लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल लो, ये ईएमएफ की वैल्यू होगी, ठीक। डिटेल में ये सारी चीजें तुम पिछले लेक्चर्स को देखो, मैं अपलोड नहीं किया हूँ सही से, क्योंकि मुझे लगा उसको मैं पहले देख लूँ, अब मैं खुद ही देख नहीं पाया हूँ, तो मैंने अपलोड नहीं किया। आज प्रोबेबली इस क्लास के बाद ट्राई करूंगा कि उसको प्रॉपरली देख करके अपलोड कर दूंगा। एनीवे, लेकिन पिछली क्लास का क्रक्स यही था कि ईएमएफ हम डिफाइन तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। ठीक है। और और अ, और किसी भी लूप में ईएमएफ आने की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, लूप मूविंग हो, यहाँ पे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ चार्ज एंड ईएमएफ, एंड लाइकवाइज लूप हो सकता है फिक्स हो, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही हो। अब ये वाला जो केस है ना, ये हम डायरेक्टली, ठीक है,
ये वाला जो केस हम डायरेक्टली नहीं बता सकते थे, लेकिन हम फैराडेज लॉ की हेल्प से ये दूसरा वाला जो केस है उसको, ठीक है, उसको डिकोड करते हैं और हमें पता चलता है कि अगर लूप स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड ही वैरी करी तो वहां पे जो ऑब्जर्वर है ना, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक नई ओरिजिन की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा, ठीक है। और इस बार ये नई ओरिजिन की नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी लूप के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हम इससे पहले एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जानते थे चार्जेस की वजह से, और चार्जेस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, चार्जेस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेंज, ठीक है कि हम लोगों ने स्टार्ट तो यहीं से किया था, बोला था चार्जेस होंगे, चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्जेस की वजह से नहीं, एक और सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, और वो है वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर दी है तो कंफर्म है कि वहां पर एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो कितनी आएगी, ठीक, कैसी आएगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी इसी कोर्स में ना। अभी एक टॉपिक के बाद कंप्लीटली हर जगह पर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है वो कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और यहाँ पे लूप की भी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। हम बोलते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है ऊपर की तरफ, सॉरी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की आएगी। उसकी शेप एग्जैक्टली क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये बिल्कुल नए ओरिजिन की आएगी, और ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर की, कर्लिंग नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, जो कि हमारे, ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही, ठीक, हमारे एक्सपेक्टेशन के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन का सोर्स है वो चार्ज नहीं है, वो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। पता ये चलता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगी तो इंड्यूस्ड नॉन कंजर्वेटिव नेचर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फोर्स, यहाँ पे जैसे कैसे पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है, यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स। तो यहाँ पर एक 1 कूलम चार्ज ला करके रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर पुश करेगी, यहाँ पे 1 कूलम ला करके रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर पुश करेगी। जब तक मैग्नेटिक फील्ड वैरी करिए तब तक ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रहेगी, और अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो इंड्यूस, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे कोई कॉइल भी ला करके रख देते हैं ना, ऐसा रख देते हैं या ऐसा, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा इस कॉइल के अंदर चार्जेस के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्जेस को अभी भी सर्कुलेट कराएगी, जिसकी वजह से कॉइल में ईएमएफ आएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद मैंने डिटेल में बोला था ये तो ईएमएफ की डेफिनेशन है, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये अलग अलग डील करने की बजाय, एक केस है जिसमें लूप मूविंग है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, कांस्टेंट है, दूसरा केस है जिसमें कि लूप फिक्स्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग है। इन दोनों केसेस के लिए तुम अलग अलग ईएमएफ निकाल सकते हो, लेकिन चाहे लूप मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हो या लूप के रिस्पेक्ट में मैग्नेट्स मूव कर रहे हो, अल्टीमेटली ये मैग्नेट और लूप का रिलेटिव मोशन है, और हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो कि इन सारे केसेस को एक इक्वेशन में डील करता है, ठीक है, जिसको हम फैराडेज लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अलग अलग अब ईएमएफ निकालने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली फैराडेज लॉ अप्लाई करो, हर केस में ईएमएफ कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो। पहले केस में अगर मान लो फैराडेज लॉ नहीं है तो पहले केस में ईएमएफ निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम इसके अंदर ले जाओगे, देखोगे मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट, ये ईएमएफ की वैल्यू होगी, ठीक है। दूसरे केस में
ये आशिक मैं क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बस जो लास्ट क्लास में बताया था ना उसी को बस ब्रीफली समराइज कर रहा था। ठीक है, और समराइज करके मैं ये कह रहा था कि ये ईएमएफ की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और इस ईएमएफ की डेफिनेशन को यूज करके पहले केस में मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है लूप में ईएमएफ लाने के लिए, दूसरे केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ लाने के लिए। लेकिन इन दोनों केसेस को, मतलब इन दोनों केसेस में ईएमएफ अलग अलग निकालने की बजाय मैग्नेटिक फोर्स को देख करके, इलेक्ट्रिक फोर्स को देख करके हमारे पास एक फैराडेज लॉ है जो कि सारे केसेस को अकेले डील करता है। ठीक है, हर किसी भी केस में, ठीक है, लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, लूप के अंदर ईएमएफ कितना आएगा, वो कंप्लीटली फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग डी फाई अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस अटैच टू द लूप के इक्वल हुआ। फिर मैंने सिंपल सी डेरिवेशन की थी, हालांकि इनकम्प्लीट डेरिवेशन थी, इसको एक्सपैंड किया था। ये बोला था ये जो इसके बाद मैंने बोला था ये जो फ्लक्स है ना, ये इंटीग्रल बी डॉट डी है। ठीक है, मतलब जो भी लूप लिया है ना हमने, उस लूप के साथ सरफेस अटैच किया और इस सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स देखा और उस फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। तो दोनों साइड हम, ठीक है, दोनों साइड हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज में दो टर्म्स आते हैं। पहला टर्म होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से आ रहा है, फ्लक्स का चेंज का दूसरा टर्म आता है जो कि एरिया या लूप के मूवमेंट की वजह से आता है। ठीक है, तो लूप के मूवमेंट वाला पार्ट हम इक्वेट करते हैं, वो इस टर्म को बैलेंस करता है। तो हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स, अगर लूप मूविंग है तो मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ईएमएफ लाने में। और इस राइट हैंड साइड का जो दूसरा टर्म होता है, जिसमें कि लूप मूविंग नहीं है, लूप फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग है, तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में आ, ये सर्कुलेटिंग नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है ईएमएफ लाने के लिए। ठीक है, और इसी को जब हम एक्सपैंड करते हैं वो टर्म्स कट जाते हैं और ये इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्म में तो फैराडेज लॉ तुमने देखा ही है। लेकिन इसके बाद लास्ट में ये ई डॉट डी एल, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है ना डी बी बाई डी टी, ठीक है, डी ए, ठीक है, इंटीग्रल और डी अपॉन ऐसे ये टर्म आता है। तो तुम चाहो तो इसी फॉर्म में फैराडेज लॉ रख सकते हो, लेकिन इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है ना, इसको डी बाई डी टी अगर बाहर लाओगे तो ये अभी भी डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करेगा। लेकिन अभी जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, ये उस केस में होगा जिस केस में लूप मूविंग नहीं है, लूप फिक्स है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं आएगा। ठीक है, और लूप भी स्टेशनरी है। तो हम बोलते हैं कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये फैराडेज लॉ कहता है, और हम बोलते हैं कि किसी भी लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल वो हमेशा उस लूप से अटैच्ड अटैच सरफेस के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया था कि हमने स्टार्ट तो किया था एक रियल फिजिकल लूप से। अगर वो रियल फिजिकल लूप है, अगर नहीं है तो ये वेलोसिटी किसकी है, ये जो v है ना, ये उस लूप के हर एक एलिमेंट की वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। लूप में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, वो चार्ज पार्टिकल लूप का एलिमेंट होगा अगर लूप को हम मूविंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट तो किया था फिजिकल लूप से। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये एंड रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ये वाला टर्म, ये वाला इधर वाला एक टर्म कैंसिल हो जाता है इस पर लूप मूविंग है, तो जो ये वाला पार्ट आता है इसमें हम बोलते हैं कि फिजिकल लूप की जरूरत नहीं है। हम ये वाली जो रिलेशनशिप है वो किसी भी इमेजिनरी लूप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिनरी लूप का मतलब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, कोई भी इमेजिनरी लूप लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी लूप लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फैराडेज लॉ कहता है कि अब इमेजिनरी लूप लिया तो वो तो फिक्स ही होगा, इमेजिनरी लूप को हम वैरी क्यों कराएंगे, वो किसी जगह पर इमेजिनरी लूप हमने कंसीडर कर लिया, उसके अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने की वजह से इस इमेजिनरी लूप के अराउंड इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। और वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का की
कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास ये अकेली इक्वेशन है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी। और इसको यूज करके तुम देखोगे अभी आगे वाले मतलब आने वाले टाइम में हम हर तरह के केसेस में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही होगी, हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हर जगह पर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, हम इस रिलेशनशिप को यूज करके कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये थोड़ा समरी है पिछली क्लास में क्या किया था। ठीक है, तो अभी की जो क्लास है ना, इसका मेरा पर्पज है मैं एक एक केस यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, सिंपल केस में लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है, इन तीन केसेस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा तभी ईएमएफ लूप में ईएमएफ तभी आएगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे, ठीक, या फिर एरिया या एंगल चेंज करे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने वाला केस है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने वाला केस है, ये तो ये वाले बहुत सारे इसी तरह के हमने एग्जांपल्स बहुत सारे अभी ज्यादातर एग्जांपल्स इसी केस के हम लोगों ने लिए हैं अभी तक, जितने भी फैराडेज लॉ के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही थी किसी वजह से। मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने की वजह से फ्लक्स चेंज कर रहा था, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ पे बोलते हैं फ्लक्स चेंज होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वैरी की तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वही चार्जेस को सर्कुलेट करा करके लूप में ईएमएफ ला रहे हैं। और अगर एरिया वैरी कर रहा है या एंगल वैरी कर रहा है, ये दोनों ना ये लूप के मोशन की वजह से लूप के अंदर ईएमएफ आ रहा है, और लूप के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लाने के लिए। और हम इन दोनों केसेस को ना कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इस टाइम में जो ईएमएफ आ रहा है जब लूप मूविंग है, लूप मूविंग होगा तो लूप मूविंग में दोनों केसेस आ गए, एरिया भी चेंज हो रहा हो, है ना, लूप डिफॉर्म हो रही हो, या फिर उसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रही हो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों केसेस में लूप मूविंग होगा, हम बोलेंगे लूप मोशन में है, तो इस टाइम में जो ईएमएफ आता है उसको स्पेशली अलग से नाम दे देते हैं मोशनल ईएमएफ। उस टाइम में जो ईएमएफ आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक, ये दोनों के कॉजेज तुम्हें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती है तो वहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ लाने के लिए, और अगर लूप मूविंग होती है तो मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ लाने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने ये वाला केस जो था ना मैग्नेटिक फील्ड वाला केस, ये तो मतलब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिए हुए। ठीक है, पिछली क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस थे, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस थे जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही थी और वहां पे हम ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, वो केसेस तो तुम कर सकते हो। अब उसके बाद बच गया एरिया या एंगल। तो अभी के टाइम में ना मैं एंगल वैरी करने की वजह से कैसे ईएमएफ आ सकता है वो डिस्कस करूंगा, उसका एक स्पेशल केस डिस्कस करूंगा। ठीक है, और फिर शाम में ये एरिया यानी कि मोशनल ईएमएफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें तीनों केसेस डिस्कस हो जाएंगे और ओवरऑल तुम्हें थोड़ा थ्योरी लगेगा कि हाँ अब समझ में, सारे केसेस जब डिस्कस हो जाएंगे तब तुम्हें थोड़ा अब मतलब तुम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे, सॉरी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ईएमएफ के, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन से, एक्सेप्ट इंडक्टेंस वाले, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट है और 15 मिनट सफिशिएंट है नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन क्या है हमारा, एंगल वैरी कराना है। ठीक है,
तो एंगल वैरी कराने के लिए मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको तुम लोग देखो सही से। हम क्या करते हैं इस बार, मैंने यहाँ पे वैसे कॉपी करके रखा था, वो देख रहा हूँ कि वो इमेज मेरे पास आई है कि नहीं। चलो छोड़ो, नहीं मिला। ठीक है, पिछले पिछले टॉपिक में ना हम लोगों ने मोटर डिस्कस किया था, तुम लोगों को याद होगा। वहां पे क्या करते थे, यहाँ पे ऐसे करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। वहां पे एक इस तरह से लूप को रखते थे, ठीक है, और लूप में करंट फ्लो कराते थे, करंट कुछ इस तरह से फ्लो कराते थे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसका ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता था, कि इसमें करंट फ्लो कर रहा था। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की और ये लूप बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से इस बार मैग्नेट के ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा था, और ये टॉर्क के लूप के मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता था। तो ये लूप रोटेट करके ना कुछ इस तरह से हो जाता था, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जैसे ही लूप रोटेट करता था, हम क्या करते थे, करंट की पोलैरिटी रिवर्स करके मैग्नेटिक मोमेंट को ही रिवर्स कर देते, ठीक है। तो जैसे इस पोजीशन पर आता है ये लूप, तो इसके पास कुछ ना कुछ इनर्शिया तो होगा, यहाँ पे आने में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो थोड़ा सा और आगे रोटेट करता है, और जैसे ही थोड़ा भी आगे रोटेट करता है, हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। अब फिर से इसके ऊपर टॉर्क सेम सेंस में एक्ट करता है, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये लूप को फिर से रोटेट करके, ठीक है, रोटेट करके अपनी डायरेक्शन में अलाइन करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता है, लेकिन फिर से हम करंट रिवर्स कर देते हैं, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो हम हर एक साइकिल के बाद करंट की पोलैरिटी को रिवर्स करते जाते हैं, और हमारे लूप के ऊपर टॉर्क कंटिन्यूअसली एक ही सेंस में एक्ट करते जाता है, और ये लूप रोटेट करता जाता है। लूप के साथ कोई भी बॉडी हम अटैच कर देंगे तो उस बॉडी को हम रोटेट कर पाएंगे। ये तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल था, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे थे और मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोशन मिल रहा है, कि हम चाहते हैं मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही सेटअप है। इस बार भी बिल्कुल वैसे ऐसे परमानेंट मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना दी गई है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा, ठीक है, इस तरह से ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में लेटर से हम लूप की पोजीशन में ऐसे रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी करोगे एक ही बात है, जिससे समझाने में आसानी होगी, मैं वैसे समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल समझ लो किस तरह से ये लूप का प्लेन रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ अब हम कोई बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ये प्लेन कंडक्टिंग लूप है, ठीक है। इसको भी थोड़ी देर के लिए इसको भी हटाओ, मैं कह रहा हूँ ये प्लेन कंडक्टिंग लूप है, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग लूप है, और कंडक्टिंग लूप को बिल्कुल हम मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, इसका एरिया भी फिक्स है, ठीक है। अगर एरिया वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। तो अभी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तुम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, नोटिस करोगे कि हम इस लूप को ना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस लूप को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना स्टार्ट कर, कैसे रोटेट कर रहे हैं, तो तुम इमेजिन कर सकते हो ना, ये जो लूप है ना,
ये लूप एक्चुअली मेनी टर्न्स का लूप है और इस लूप को ना किसी सिलेंडर के अराउंड वाइंड किया गया होगा इस तरह से। इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है, ये इस तरह से सिलेंडर है और इस सिलेंडर के सामने ना यहाँ से ऐसे करके टरबाइन के ब्लेड्स भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। और इस टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में तुम स्टीम, प्रेशराइज्ड स्टीम यूज कर सकते हो, विंड यूज कर सकते हो, है ना, हाइडल पावर, वाटर की जेट यूज कर सकते हो, या मैकेनिकल खुद से ही हाथ से रोटेट कर सकते हो। तो हम किसी तरह से इस सिलेंडर को, शाफ्ट को रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो लूप है, प्लेन कंडक्टिंग लूप, इसमें कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, ये रोटेट करना स्टार्ट करता है, लेकिन हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये लूप रोटेट कर रही है तो कुछ देर के बाद जो लूप की पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अभी फिगर ना मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों की इमेजिनेशन है, उसी पर हम ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है और एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई है, तो वैसे ये लग नहीं रहा है, इसको थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ ऐसे, एरिया की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई है, ठीक, इसको मैं साइड व्यू बनाता हूँ तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साइड से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो एरिया की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हो। स्टार्टिंग में जब रेक्टेंगुलर लूप ऐसे थे ना, तो साइड से हम देखेंगे तो हमें हमें कुछ बस ऐसी साइड दिखेगी, और अब इसको अगर स्टार्टिंग में हमारा रेक्टेंगुलर लूप कुछ ऐसे था, ठीक है, इस तरह से, अब ये लूप कुछ ऐसे हो गया, तो अगर हम इधर से देखेंगे ना, तो तुम लोग अगर एग्री करोगे तो बताना, हमारे लूप की जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे हो गई यूं, ठीक है, लूप की जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे हो गई है। ये साइड व्यू समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इसका नाम लग देते हैं A B C D, गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, ठीक है। तो ये जो साइड AD है ना, बस यही दिखेगी, इसके पीछे B और C रहेंगे, ठीक है। हम इधर से देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो लूप कुछ ऐसी है, स्टार्टिंग में तो लूप कुछ ऐसी थी इस तरह से, ये A और D है, इसके पीछे B और C है। अब ये रोटेट होकर के लूप कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे A और यहाँ पे B, ठीक है। फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर से ज्यादा तुम अगर इमेजिन कर पा रहे हो क्या सिचुएशन है, वही सफिशिएंट है। हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टी टाइम के बाद एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। और इनके बीच में कुछ एंगल होगा, और ये एंगल कितना होगा, क्योंकि हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, तो एंगल कितना होगा, ओमेगा टी के इक्वल, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, हमारे लूप के क्रॉस फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स की वैल्यू आती है बी डॉट ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है और एरिया की वैल्यू ए है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा, और वो कॉस ओमेगा टी के इक्वल होगा, जहाँ पे ओमेगा फिक्स है। ये हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, हम चाहे तो मतलब वेरिएबल स्पीड से भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हम टरबाइन को और लूप को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें। लेकिन अगर हम रोटेट करेंगे ना, तुम देख सकते हो स्टार्टिंग में मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है, और जैसे जैसे एरिया से टर्न होता जाए, इसके पास फ्लक्स डिक्रीज करता जाए, और ये जब बिल्कुल ऐसे हो गया है तो फ्लक्स जीरो हो गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली अगर रोटेट कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज कर रहा है, और फ्लक्स चेंज करने की वजह से हमारे लूप में ईएमएफ भी आएगा, ठीक है। ईएमएफ कितना आएगा, तो फैराडेज लॉ अप्लाई करके हम लिखेंगे -d∅dt, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर लूप को देख करके करंट का सेंस का पता नहीं, हम मैथमेटिकली बस पहले ईएमएफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड नहीं, ईएमएफ की कंप्लीट वैल्यू लिख रहा हूँ। और ये ईएमएफ की कंप्लीट वैल्यू जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी,
ठीक है। और अगर मान लो हमारे लूप में n टर्न्स है, यहाँ पे n लिख देता हूँ, n टर्न्स, n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट करके फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि अगर हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से लूप को रोटेट करते हैं तो लूप के अराउंड एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल साइनसॉइडल नेचर का इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, और इसको हम अगर और प्रॉपर्ली लिखें, इंड्यूस, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, साइनसॉइडल ईएमएफ का मतलब समझ रहे हो कि ईएमएफ की वैल्यू साइन के अकॉर्डिंग वैरी साइनसॉइडली वैरी कर रही है। ठीक है, तो पहले ईएमएफ जीरो भी है, फिर मैक्सिमम भी हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, और ये ऑसिलेट करता जा रहा है। ठीक है, तो हमें साइनसॉइडल नेचर का ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, और ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये हम बोलेंगे कि ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होगा, इसको ई नॉट लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो तुम लूप को रोटेट करके भी इस तरह से ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। कि हमारे पास पहले भी हमने ये काम किया था। मैंने बोला था कि एक काम करो, लेटेस्ट से यहाँ पे ऐसे करके कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, ये वाला कंडक्टिंग रेल है, ठीक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। तुम क्या करो, इसके ऊपर एक रॉड रखो, ये काम हम पहले कर चुके हैं, और रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में कि चाहे फैराडेज लॉ अप्लाई करो या फैराडेज लॉ को भूलो, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्सेस आएंगे चार्जेस के ऊपर, और वो चार्जेस को ऐसे सर्कुलेट कराएंगे, ईएमएफ आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये जनरेटर रेडी है। ठीक है, तुम मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, इसको पुल करने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम पुल करना स्टार्ट करोगे ना, फ्लक्स चेंज होगा, करंट आएगा, और अब ये करंट कैरिंग रॉड बन जाएगा। और करंट कैरिंग रॉड को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट तुम्हें उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि तुम इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर पाओगे। ठीक है, तो तुम वर्क कर रहे हो, और वो वर्क तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दिख रही है, यहाँ पे बल्ब लगाओगे तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और और तुम जो भी वर्क कर रहे हो ना, जितना भी वर्क करते हो, उतना ही मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव वर्क करके तुम्हारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उतना ही वर्क मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस के ऊपर करके उन्हें सर्कुलेट कराता है। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स खुद से कोई नेट वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की इंपॉर्टेंस है कि वो तुम्हारा जो एक्सटर्नल मैक्रोस्कोपिक वर्क है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके इंटरनल माइक्रोस्कोपिक वर्क में ट्रांसफर करता है, ठीक, चार्जेस के ऊपर। तो तुम जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, उतना ही नेगेटिव वर्क ये मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, और फिर उतना ही पॉजिटिव वर्क इन चार्जेस को सर्कुलेट कराने में यूज कर रहा है। ठीक, कल की क्लास में डिटेल में देख लेना अगर मिस किया है तो। लेकिन उसका क्रक्स यही है कि जो भी तुम वर्क करते हो ना, वही वर्क इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड बस एक मॉडरेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो मॉडरेटर की तरह तुम्हारी वर्क को ना वो माइक्रोस्कोपिक चार्जेस के सर्कुलेशन में ट्रांसफर करता है, और तुमने जो एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की है वो तुम्हें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दिखती है। तो ये जनरेटर तैयार है। इसी तरह से भी तुम जनरेटर, और तुम देख सकते थे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब पुल कर रहे थे ना, तो हमें कांस्टेंट ईएमएफ मिल रहा था। ये तो बहुत अच्छा था कि तुम कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस करो, और हाउस होल्ड में कांस्टेंट ईएमएफ की सप्लाई ट्रांसफर करो, और तुम्हें डीसी मिलेगा। ज्यादातर डिवाइसेस डीसी में ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम एसी में ऑपरेट करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड सिंपल गैजेट्स जितने भी होते हैं वो डीसी पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसके अक्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, तो तुम्हें अभी हम क्या करते हैं कि जो एसी सप्लाई हमें मिलता है उसके अंदर रेक्टिफायर लगाते हैं। वो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जैसे लैपटॉप चार्जर है, मोबाइल चार्जर, या छोटे छोटे कोई भी डिवाइसेस हैं। तो वो पहले डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको यूज करता है। तो तुम ऐसे तो डीसी डायरेक्टली अगर इस तरह का जनरेटर होता तब तो तुम डायरेक्टली डीसी ही मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम देख सकते हो ये उतना प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, क्योंकि रॉड को कितनी दूर तक तुम कितनी दूर तक इसको ट्रांसलेट करा सकते हो। ठीक, वो तो लिमिटेड है ना।
लेकिन अगर तुम रोटेशनल मोशन को कन्वर्ट, तो रोटेशनल मोशन हम एक ही जगह पर कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो हम लोगों के लिए ज्यादा फिजिबल है कि हम ऐसा जनरेटर बनाएं, ठीक है। एक एक कॉइल को लें और उसको मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली रोटेट करते जाए, ठीक। कंटिन्यूअसली रोटेट करने की वजह से उस कॉइल के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग या ऑसिलेटिंग ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और इस ऑसिलेटिंग ईएमएफ को ही हम लोग सारे पावर स्टेशंस में जनरेट करते हैं, कि उसके लिए कोई भी मेथड हो, टरबाइन को हम लोग सर्कुलेट कराते हैं यूजिंग एनी मींस, प्रेशराइज स्टीम हुआ या फिर हाइडल पावर हुआ या फिर विंड हुआ, है ना। ये कहीं पर भी अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, उस रोटेशनल मोशन को हम ईएमएफ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 मिनट के लिए बस सुन लो, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, और इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में अभी शाम में कवर कर दूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो तुम लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, ये देखते हैं। ठीक, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ईएमएफ किस तरह का जनरेट हो रहा है, ईएमएफ साइनसॉइडल नेचर का जनरेट हो रहा है, ठीक है। ईएमएफ बिल्कुल साइन, इसको प्रॉपर्ली तुम देखोगे कि अगर हम, हालांकि मैंने ये ग्राफ कॉपी किया था, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से तुम देखोगे ना, हाँ, स्टार्टिंग में जब हमारा जो लूप है, तुम लोगों के पास कितना टाइम है, 5 मिनट है या 1 मिनट है? अगर 5 मिनट है तो मैं, ठीक है चलो, मैं 5 मिनट है तो मैं सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। हाँ, फर्कली तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, अभी वो वही काम करना है। तो स्टार्टिंग में लूप की ओरिएंटेशन क्या है, ऐसे है, इधर की तरफ, कि लूप बना रहा हूँ मैं साइड में, ठीक है। एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, लूप मान लो ऐसे हो गया, छोटा छोटा बनाता हूँ, फिर उसके बाद लूप ऐसे हो गया, फिर लूप ऐसे हो गया, फिर लूप ऐसे हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर से और समझ में आएगा। ये ऐसे एरिया वेक्टर इधर गया, इधर गया, इधर गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर इस टाइम में हम, ठीक, आज मैं थोड़ा फिगर ऐसे रफ स्केच ही बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाए तो पर्पस पूरा है। ठीक है, तो हाँ, मुझे एक एक करके बताओ। सबसे पहले मैं फ्लक्स प्लॉट कर देता हूँ। ईएमएफ मुझे प्लॉट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि साइनसॉइडल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, टाइम के साथ ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, और पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। एनीवे कितनी प्रोड्यूस हुई वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर उसको प्लॉट करना हो तो पहले लूप की ओरिएंटेशन को देख करके बताओ कि फ्लक्स कैसे, स्टार्टिंग में देखो सारी फील्ड लाइंस हमारे लूप से पास करें, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो गया है, तो फ्लक्स यहाँ पर जीरो हो गया है। यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम है, ये सेम फ्लक्स नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे फ्लक्स जीरो है और यहाँ पे मैक्सिमम। वेरी गुड। तो फ्लक्स जो है ना, कि फ्लक्स हम प्लॉट करके भी देख सकते हैं, और हमने कैलकुलेट भी किया, ये जो फ्लक्स है ना वो कोसाइन की तरह वैरी कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एन बी ए, ठीक है। और ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर, ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो कुछ ऐसा आता है, ईएमएफ कुछ ऐसा आता है। ईएमएफ साइन फंक्शन की तरह वैरी करता है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एन बी ए ओमेगा है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि कि अगर ये वाली पोजीशन देखोगे ना, तो इसमें, ठीक है, थोड़ा पहले वाली पोजीशन लो और थोड़ा बाद वाली पोजीशन लो, ठीक है। फ्लक्स चेंज, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है ना इस इंस्टेंट पे वो जीरो है, ठीक है। जब फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो उस टाइम में लूप के अक्रॉस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करोगे करोगे थोड़ा पहले थोड़ा बाद, वो सेम आएगी। यहाँ पे फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जीरो है, तो यहाँ पे जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है। और यहाँ पे देखो फ्लक्स की अपनी वैल्यू तो जीरो है,
लेकिन पहले इधर पॉजिटिव में फ्लक्स है और बिल्कुल नेगेटिव में फ्लक्स हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज मैक्सिमम है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम आया है। फ्लक्स कोसाइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ का एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर साइनसॉइडल फंक्शन है, कोई भी क्वांटिटी साइनसॉइडली अगर वैरी करती है तो उसका एम्पलीट्यूड होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ईएमएफ का जो एम्पलीट्यूड आएगा एन बी ए ओमेगा आएगा। इसका मतलब है कि तुम नंबर, जहाँ पे भी ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन पावर प्लांट्स में जो तुमने कॉइल लगाया है, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हम मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हम, ठीक है, कोशिश करते हैं रखने की। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एरिया ज्यादा से ज्यादा, ऑफ कोर्स एरिया की लिमिटेशन, हम बहुत बड़ा एरिया नहीं लगा सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है एरिया, सबसे आसान है नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स ना, हम 1000 बाइंडिंग्स बनाते हैं, ठीक, जितनी ज्यादा बाइंडिंग्स होगी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है। तो एन बी ए को ज्यादा कहते हैं, और साथ साथ तुम देख सकते हो फ्रीक्वेंसी भी रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ के एम्पलीट्यूड में। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा तेजी से तुम सर्कुलेट कराओगे उतनी ज्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट कि साइनसॉइडल ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी एंगुलर वेलोसिटी से पावर स्टेशन में हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, ये टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे हाउस होल्ड में जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है, इसका मतलब पावर प्लांट में एग्जैक्टली इसी फ्रीक्वेंसी से हम टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत वैरी करती है एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल कांस्टेंट वहां पे कंटिन्यूअसली इंजीनियर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो 50.1, 50.2, 49.9, इससे ज्यादा वैरी नहीं करेगा। एक दो पॉइंट भी आगे चली जाएगी ना, क्योंकि सारे डिवाइसेस इसी फ्रीक्वेंसी, पहले हमने ये पावर सप्लाई बनाया, अब इसी पावर क्योंकि यही पावर सप्लाई हर जगह पहुंच गई, तो हम जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं इन्हीं पावर रेटिंग्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको और भी थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बस तुम्हें ये समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली उतनी होती है जितनी एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग अपने टरबाइन को रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।